हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट लेक्चर वेक्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर भी है वेक्टर का, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन किए थे, क्या होता है, उसके डायरेक्शंस पे बात किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात किए थे। एक्चुअली 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दिया था इन द लास्ट लेक्चर। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट आपका, ठीक है। देखो, दो फैक्टर को जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। अगर वेक्टर हुआ तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा जो चीज़ आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता था, वो दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आता था। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा, दो फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वेक्टर, क्या आएगा। और इसको लिखने का तरीका, मान लो दो वेक्टर ए और बी है, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है आपका ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको मैं बता दिया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। सपोज करो आपका कोई वेक्टर इस तरीके से ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लो इस तरीके से कोई बी वेक्टर है और बीच का एंगल थीटा है, तो क्या होगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन का। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार क्या था कि पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड का फिंगर को स्ट्रेच करो और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ो, कर्ल करो, तो डायरेक्शन ऑफ थंब जो देगा क्या वो देगा, वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी इधर बी ए क्रॉस बी। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। या क्या याद रखना है, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी की दोनों परपेंडिकुलर, डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था आपको, जैसे आपको बताया था कि आई क्रॉस आई क्या होता है, ठीक है, जीरो। मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझाया कैसे आया जीरो। अरे यार, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है, इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल कितना होगा, आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो साइन जीरो क्या हो गया आपका, जीरो। साइन जीरो क्या होगा, जीरो। तो पूरा टर्म जीरो हो गया। इसका जो आप मैग्नीट्यूड देखोगे वो तो जीरो आएगा, बट आई क्रॉस आई अगर सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको जीरो फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, ये जीरो ही है बट फैक्टर फॉर्म में ये जीरो है, ठीक है। आप इतना समझो, जब भी जीरो फैक्टर आता है मतलब जीरो ही है, वो फैक्टर फॉर्म में जीरो है, ठीक है। चलो, उसी तरह जे क्रॉस जे क्या होगा, जीरो। उसी तरह के क्रॉस के क्या होगा, जीरो, ठीक है। अगला देखो, आपको और क्या याद रखना, आई क्रॉस जे होता है के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के जो होता है वो आपका आई कैप होता है, एंड के क्रॉस आई जो होता है आपको जे कैप होता है। देखो, इसको याद करने का तरीका है, सर्कल में आप सोच लो इसको, आई इधर ले लो, इधर जे ले लो और इधर क्या ले लो, के कैप, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलोगे, ठीक है, आई क्रॉस जे करो या जे क्रॉस के करो या के क्रॉस आई करो, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, ठीक है। जे क्रॉस को के क्या होगा, आई, ठीक है, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे। आपको याद रखना पॉजिटिव पे। अगर उल्टा चलोगे आप, जैसे देखो जे क्रॉस आई करोगे तो वो होगा माइनस के, ठीक है। आई क्रॉस के करोगे तो वो होगा माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे तो वो होगा माइनस आई। तो मैं आपको क्या बोला, यहाँ पे अगर उल्टा करोगे तो जे क्रॉस आई क्या होगा आपका, माइनस के कैप। उसी तरह के क्रॉस जे करोगे तो क्या होगा आपका, माइनस आई कैप। उसी तरह आप आई क्रॉस के करोगे तो क्या होगा आपका, माइनस जे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मतलब हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको हम लोग मतलब देख लिए थे, इन द लास्ट लेक्चर हम लोग इसको देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना वो होगा थोड़ा सा, मतलब मैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो उस पर डिस्कशन करूँगा। ठीक, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनांट, ये मैथमेटिक्स का ही चीज़ है। डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट डिटर्मिनांट का मतलब क्या होता है, आप सिंपली सोचो, इस बस एक ये मैथमेटिकल टूल्स है जो बड़े कैलकुलेशन को छोटे में लिखने का तरीका होता है। किसको लिखने का तरीका होता है? बड़ा मान लो आपके पास कैलकुलेशन है, उसको छोटे में सजा के लिखने का तरीका, एक तरीके का तरीका है वो, जिसको आप क्या बोलते हो? डिटर्मिनांट। इसको हम लोग सिंबलाइज इस तरीके से करेंगे, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनांट, और इसके बीच में नंबर लिखा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 जो है आपका, ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ नंबर होगा, 2, 10, 15, 8, 5, 6, 4, 10, 5, इस तरह कुछ नंबर होगा इसमें। ठीक है, इसको जो बोलते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको बोला था कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इसको जो बोला जाता है दोस्तों, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो एंड कॉलम। और ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स जो बोलो, मैट्रिक्स में से डिफरेंट चीज होता है, इसको बोलते हैं 3x3 का मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम, तो 3x3 कहलाता है। ये 3x3 मैट्रिक्स कहलाता है, नाम है और कुछ नहीं इसमें। इसका क्या मतलब होता है मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आपसे। इसका क्या मतलब होता है मैं इस पर डिस्कशन करूंगा आपसे। इसको फिलहाल अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। देखो, ये डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब आप लोग अगर पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हो, जो पहली बार पढ़ रहे हो वो देखो। डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका होता है प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखना है। मैं बस आपको तरीका बताता हूँ डिटर्मिनेंट इसका मतलब क्या है। ये कितना सारे कैलकुलेशन को एक साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा, अगर मान लो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन टाइप का चीज़ होता है ना, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। एक पार्टिकुलर फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। उसी फॉर्म को हम लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप प्लस साइन को यूज़ करना, उसके बाद माइनस साइन को यूज़ करना, उसके बाद फिर प्लस साइन को यूज़ करना। और मैं रो से तोड़ रहा हूँ, मतलब मैं पहले इसको लूँगा, उसके बाद फिर इसको लूँगा, फिर उसके बाद इसको लूँगा। आप चाहो तो पहले इसको लेना, फिर इसको लेना, फिर इसको लेना, वो भी काम कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्या सबसे पहले A1 लो, क्या लो? A1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई में क्या जाता है सुनिएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला टर्म ये वाला रो खत्म हो जाएगा। A1 जिस रो में है और जिस A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ठीक, A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, वो दोनों खत्म, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म। क्या बचा आपका? B2, C2 एंड B3, C3। ठीक है, माइनस, अब B1 लो। अब B1 लोगे तो B1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, दोनों खत्म कर लो, ये खत्म और ये खत्म। तो क्या बचा आपका? A2, C2, A3, C3 प्लस माइनस प्लस माइनस था, अब प्लस लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस था, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, C1 लीजिए आप, C1 इंटू, देखो C1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, वो सब खत्म कर लो, ये खत्म और ये खत्म, तो बचा ये दोनों, ये 4, सॉरी, क्या बचा? A2, A3, B2 एंड B3। ठीक है, अब देखो सबको मल्टीप्लाई करके लिखो आप। A1, अब देखो डिटर्मिनेंट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, B2 C3, B2 C3, मतलब पहले B2 C3 करेंगे, उसके बाद C2 B3, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, C2 B3, बीच में माइनस तो माइनस लिख ली, B1 इंटू, फिर यहाँ से देखो A2 C3 करो, A2 C3 माइनस, यहाँ C2 A3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3।
ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट कहीं भी इस तरीके का मतलब लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पर भी इस तरीके की चीज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वो ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तोड़ने वोड़ने का तरीका में मत जाना सर आप ये कैसे तोड़े हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स से पढ़ोगे। ठीक है, और वैसे डिटर्मिनेंट का मतलब यही होता है, अगर डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ मतलब वो किस फॉर्म में क्या दिया हुआ ये दिया हुआ आपको। ठीक है, एक्चुअली इतना बड़ा एक्सप्रेशन को आप याद नहीं कर सकते हो ना, इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप याद नहीं कर सकते हो, तो याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका होता है ये वाला मेथड। ये देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो B1 B2 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ना, बस इस कॉलम में फंसा दिया। अब इसको तोड़ना आपको आना चाहिए, तोड़ने का तरीका देख लो भाई। तोड़ने का तरीका क्या है, A1 लिए, ठीक है, तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो गायब हो गया, क्या बचा आपके पास B2 C2 B3 C3। अब देखो A1 है, A1 इंटू बीच में मल्टीप्लाई देना। अब देखो B2 C3 पहले वाला लेना, B2 C3 माइनस C2 B3, B2 C3 माइनस C2 B3 है। अब देखो B1 लो तो ये वाला खत्म कर लो, ये वाला सोचो नहीं है और ये वाला भी सोचो नहीं है, ये वाला। तो आपके पास क्या बचा A2 A3 एंड C2 C3, तो क्या लिखो माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3, A2 C3 माइनस C2 A3। ठीक है, फिर प्लस लेना, तीसरे में फिर प्लस लो, तो C1 जैसे आप लिखे C1 इंटू किए तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा मेरे पास A2 A3 B2 B3, तो क्या हो A2 B3 माइनस B2 A3। देखो C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। तो ये सिर्फ प्रोसेस याद करने की, तोड़ना कैसे, आपको इतना सारी चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे यार किसको लिखोगे किसको नहीं लिखोगे। इसलिए मैं हम लोग है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको याद करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इस टर्म को ही डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट बस आपको तोड़ना सीखना है। क्या सीखना, आपको तोड़ना सीखना है। तोड़ना आ जाएगा तो आप ये सब सारा काम कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 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 यहाँ पे देखो, घबराना नहीं है बिल्कुल। डिटर्मिनेंट कोई मैथमेटिक्स नहीं है भाई, एकदम मतलब सिंपल से टूल्स है। ऐसा नहीं कि वो मैथमेटिक्स कैलकुलस जैसा कुछ मैथमेटिक्स है, नॉर्मल टूल्स है। बस ये सिंबल की तरह यूज करते हैं। इतना सारे टर्म्स को इतना सारा ना लिख करके इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से लिखना इजी, याद करना इजी है, इजी टू रिमेंबर है एक्चुअली ये। ठीक है, इसलिए हम लोग इतना को नहीं इस तरीके से लिखते हैं। और आपको क्या सीखना है कि डिटर्मिनेंट को तोड़ते कैसे, तोड़ना सीखना है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल से देख लो। जैसे देखो मान लो 1 है 3 है 4 है 2 है 1 है 3 है 5 है 2 है 1 है 3 ले लो इसको। इसका बोलो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। तरीका क्या था बताओ, तरीका क्या है बोलना। सबसे पहले क्या लो 1, पहले वाले को लो 1 को लो, तो 1 इंटू, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया और ये वाला टर्म ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया। तो क्या बचा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। अरे बताए थे तोड़ने का तरीका ये है 1 इंटू इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है माइनस है माइनस। अब देखो 3 को लो, 3 को लोगे तो 3 जिस रो में जिस कॉलम में उसको बोल जाओ आप, ये इस वाले रो में है खत्म रो, इस रो का कोई नंबर को मत समझे ना आप, और वो इस वाले कॉलम में किसी नंबर को मत समझे। तो क्या बचा 2 5 3 3 ना। देखो 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 3 इंटू 5, समझे। अब ये भी हो गया। अब देखो 4 को लो, 4 इंटू, देखो ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में दोनों गैप कर दो, ये खत्म हो गया और ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 2 1 5 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5, ये बचा आपका। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कितना निकलेगा 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 1 है तो 1 मल्टीप्लाई का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। माइनस 3 इंटू यह कितना 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 ना, 2 दिया 6 3 5 15 प्लस यहाँ बचा 4 इंटू 4 माइनस 5, तो ये सब कर लो। 3 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 3 इंटू 6 माइनस 15 कितना हो गया ये 9 इंटू 3 9 3 जा 20 माइनस 9 है एक्चुअली माइनस 9। ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस 1
अरे अंदर में -1 आया ना, तो ये कितना हो गया आपका -3 माइनस माइनस प्लस 27 -4 -4, तो ये कितना हो गया -4 -3 -7 + 27, तो 20 इज योर आंसर। क्या आपको समझ में आया ये कैसे तोड़े? क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया ये कैसे टूटा है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग तोड़े कैसे हैं, हम लोग तोड़े कैसे हैं। मतलब तोड़ना आपको आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है भाई, इसको मैथमेटिक्स में से 2-3 लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग, 3-4 लेक्चर में, ठीक है। और मतलब पूरा एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट के नाम पर। तो आपको डिटर्मिनेंट में क्या सीखना है कि तोड़ते कैसे डिटर्मिनेंट को तोड़ते कैसे। तोड़ने का तरीका देख लो, A1 B1 C1 इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। आप बस रो से ही सीखो, जिस तरह से रो से तोड़ा तो उसी तरह से कॉलम से भी तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इजी है। और साइन का ध्यान क्या रखना है, प्लस, पहले सबसे पहले प्लस साइन होगा, उसके बाद फिर माइनस साइन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस साइन होगा, ठीक है। अब तरीका देख लो, A1 लिए, A1 के साथ क्या जाएगा, प्लस, करके A1 सबसे पहले ले रहे हैं, A1 के साथ प्लस आ गया, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम भूल जाओ, A1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ। अब क्या हो जाए, B2 C3 B3 C3 ना, तो A1 इंटू, इसको मैं तोड़ के थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा कर दिया था, इस स्टेप को मत देखो, डायरेक्ट इस स्टेप को देखो। A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया, मतलब इसका हो गया। अब B1 को तोड़ो, अब देखो ये सेकंड है तो माइनस लिखे हम लोग यहाँ पे। अब B1 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाला खत्म हो गया, तो क्या करो, A2 C3 माइनस C2 A3, A2 C3 माइनस C2 A3। उसी तरह देखो ये वाला ही खत्म हो गया। अब C1 के साथ तोड़ो, इसको C1 के साथ तोड़ोगे तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। क्या बचा आपका, C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, ये तोड़ने का तरीका है। और इसी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट का एक नोटेशन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट है तो तोड़ने का तरीका ये हुआ, ठीक है। आप लोग को अगर डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर बताना 1 0 7 2 5 0 0 3 1, इसको तोड़ना तो, और आंसर बताना कितना आ रहा है, अगर आपको तोड़ना आ गया होगा तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट जो हम लोग जितना आपको पता है उतना ही आपको यूज होगा। आपको डिटर्मिनेंट सिर्फ तोड़ना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। बस आपको डिटर्मिनेंट मतलब फिजिक्स में जितना मैं यूज़ करता हूँ बस इतना ही आपको बस तोड़ना आना चाहिए। कहीं पे मैं कोई चीज़ को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको तोड़ेंगे कैसे। आपके लाइफ में फिजिक्स में डिटर्मिनेंट का इतना ही इम्पोर्टेंस होता है, तोड़ना आना चाहिए। वैसे डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो इसका प्रॉपर्टीज़ होता है, इसका वैल्यू कब जीरो होता है, सबका कंडीशन हम लोग निकालते हैं। हम उतना भी नहीं जा रहे हैं, वो मैथ का चीज़ है। बस डिटर्मिनेंट आपको तोड़ना आना चाहिए, जैसे मैं आपको पता है एज इट इज़ आप तोड़ लो डिटर्मिनेंट को, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। सपोज करो कोई वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है जो I J और K के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेक्टर A है, अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, कोई वेक्टर सपोज करो आपका A है, लाइक दिस AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, लाइक दिस, ठीक है। देखो AX AY AZ क्या है दोस्त, कुछ भी नंबर होगा यार, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अरे कोई वेक्टर कैसे लिखता है, 2I कैप प्लस 4J कैप 4J कैप प्लस 3K कैप, इस तरीके से लिखा जाता है ना। ये वही 2 4 सब वही नंबर ही है ये। जैसे मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, तो देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, AX या x जो बोलना बोल लो, क्योंकि A है तो इसलिए मैं AX लिख लिया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो AX क्या होगा 1, AY क्या होगा 3, AZ क्या होगा 1। समझ रहे हैं आप मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वही है, ठीक है। और सपोज करो दूसरा वेक्टर B है, लाइक दिस BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ये AX BX BY ये सब जो है ये सब कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। आपको A क्रॉस B को मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना है। देखो A क्रॉस B वेक्टर आएगा, मानते हो ना वेक्टर आएगा, स्केलर तो आएगा नहीं, स्केलर आता तो बस नंबर आता,
वेक्टर आएगा तो क्या आएगा, आई जे के वेक्टर, अगर इसका प्रोडक्ट वेक्टर होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा ना, वो आई जे और के फॉर्म में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर वो आई जे और के फॉर्म में होगा तो कैसे लिखते हैं वो तरीका सुन लो, तरीका सुन लीजिए। तरीका ये है, आई कैप सबसे पहले लिखो क्या, सबसे पहला रो में लिखो आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट रो में लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। सेकंड रो में लिखना है, अरे 3 रो होता है ना, 3 रो हम लोग 3x3 वाला पढ़ रहे हैं, 3x3 यहाँ पे यूज करेंगे, 3 रो होता है। सेकंड रो में ए के कोफिशिएंट को लिखो और थर्ड रो में बी के कोफिशिएंट को लिखो। सेकंड रो में ए का कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स है, तो आई के सामने ए एक्स वाला लिखना, जे के सामने वाई वाला लिखना और के सामने जेड वाला लिखना। वाई का क्या है, जे का क्या कोफिशिएंट, ए वाई एंड के का ए जेड। उसी तरह से थर्ड रो में क्या लिखना है, बी का बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ये होता है, ठीक है। और तोड़ना तो आपको आता है ना इसको, अरे तोड़ के तो लिख सकते हो ना इसको। तोड़ने का तरीका क्या था, सबसे पहले इसको लो आई कैप इंटू ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई। अरे ये सब कुछ नंबर होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस था ना, क्या था, प्लस माइनस प्लस, यही था नंबर, मैं आपको यही साइन कन्वेंशन लेने बोला हूँ। अब देखो जे कैप लो, माइनस जे कैप इंटू माइनस यहाँ से है माइनस जे कैप इंटू ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचा आपका ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। तीसरा टर्म को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इंटू के कैप इंटू, ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, ठीक है। तो आप इतना सारा याद नहीं रख सकते हो ना, तो इसलिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आप इस फॉर्म में याद रखो। अरे यार इस फॉर्म में तो याद रख सकते हो ना, क्या है इस फॉर्म, सबसे पहले 3x3 एक डिटर्मिनेंट लो, जिसमें सबसे पहला रो में क्या लिखो आई जे के, ठीक है। दूसरा रो में लिखो एक्स पहले वेक्टर का कोफिशिएंट, पहला वेक्टर जो यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। और दूसरे रो में लिखो दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट में आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, तो जरूरत नहीं है आपको उतना डेप्थ में जाने का, डिटर्मिनेंट में जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए जाने से फायदा ही नहीं है, ठीक है। उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है भाई। तो आपको बस इस तरीके से ये याद नहीं रखना है, बस तोड़ना आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, तोड़ना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, अगर आपसे पूछा क्वेश्चन, देखो आपसे बोला कि पी वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस के कैप, और क्यू वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। आपको बोला पी क्रॉस क्यू निकालो, क्या निकालो बच्चे, पी क्रॉस क्यू निकालो। तो पी क्रॉस क्यू कैसे निकालोगे भाई, सेम तरीका, यही वाला तरीका यूज कर लो। तो पी क्रॉस क्यू बराबर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। पहले सबसे पहले क्या था, आई जे के कैप था कि नहीं था, सबसे पहले रो में आई जे के कैप लिखना था। उसके बाद सेकंड में क्या था, सेकंड रो में क्या लिखना है, पी का कोफिशिएंट, ये पी का कोफिशिएंट कितना है, आई का क्या है 2, जे इसमें नहीं है, तो जे का नहीं है, तो मतलब जे का कोफिशिएंट क्या हुआ 0 ना। अरे इसमें क्या लिख सकते हो, 0 जे कैप लिख सकते हो आप, तो 0 ही हुआ ना कोफिशिएंट। अरे ये टर्म नहीं है तो 0 जे कैप लिख सकते हैं ना, ठीक है। के का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्यू का, मतलब सेकंड वेक्टर क्यू है तो क्यू का कोफिशिएंट लिखो, एक्स मतलब आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है -1। अरे यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस लिए हैं ना और यहाँ पे माइनस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस है ना -1 इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हो माइनस के कैप को। तो देखो के कैप का कोफिशिएंट कितना -1 है ना, तो -1, ठीक है। अब देखो उसको तोड़ लो, आंसर निकल जाएगा आपका। तो तोड़ोगे तो सबसे पहले आई के लॉन्ग तोड़ो, तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचा 0 इंटू -1, 0 इंटू -1, ठीक है, -1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है, माइनस जे कैप
इंटू ये खत्म और ये खत्म, तो कितना होगा 2 इंटू माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन, ठीक है, माइनस, अरे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस था ना, प्लस के कैप इंटू ये खत्म और ये खत्म, तो 2 इंटू वन, 2 इंटू वन माइनस 0 इंटू वन, 0 इंटू वन, तो ये कितना हो गया बताना, आई कैप माइनस 0 माइनस 1, ठीक है, माइनस जे कैप इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 0, तो ये कितना हो गया बताना, माइनस आई कैप, अरे यार माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई कैप हुआ ना, माइनस 3 है ये, माइनस 3 हुआ तो माइनस 3 इंटू जे कैप हुआ, और यहाँ पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 जे कैप, और यहाँ पे देखो 2 माइनस 0 तो क्या हुआ 2 प्लस 2, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। देखो कैसे निकाले, ए क्रॉस बी मतलब पी क्रॉस क्यू निकालने का तरीका ये था। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इन द सेम क्वेश्चन आप ये अच्छे समझ गए, लिख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको सेम क्वेश्चन में, इसी सेम क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता इस तरीके से, सुनिएगा, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन फाइंड यूनिट वेक्टर along a क्रॉस बी, सॉरी along p क्रॉस q था ना, सॉरी along p क्रॉस q। अरे यार ए बी तो सिंबल था ना, उसकी जगह पे पी क्यू कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पी क्रॉस की अगर आपसे पूछ लेता, ठीक है, तो तरीका क्या होता फाइंड आउट करने का, सोचो। अब तुमको हमको ये बता दो, मान लो कोई वेक्टर ए है, सिंपल सपोज को कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर ए है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या था, लिखने का तरीका था इसके अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिखोगे जिसको ए कैप से डिनोट करते हैं या किसी से डिनोट कर दो तुम, तुम्हारी मर्जी, बराबर क्या होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, कितना है मॉडुलस ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखने का, ये एक वेक्टर है, पी क्रॉस क्यू एक वेक्टर है ना, लिखने का तरीका क्या होगा, यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग पी क्रॉस क्यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अरे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ना, मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, ये होगा एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, समझा, किसके लॉन्ग पी क्रॉस क्यू के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ये होगा। कहाँ से लिखे समझ रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, क्या रिलेट कर पा रहे हैं आप इस दोनों को। तो याद रखिएगा ये एक मतलब ऐसे आप इसको बॉक्स में डाल लेना, ठीक है, ये तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग, ठीक है। पहले ऊपर में क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे में क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो यहाँ से निकालोगे यहाँ से, तो देखो आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्रॉस क्यू करोगे तो ऊपर में क्या है पी क्रॉस क्यू है ना, तो पी क्रॉस क्यू कितना है आपका माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, आया या नहीं आया। और नीचे क्या है मॉडुलस, मॉडुलस क्या रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1 स्क्वायर लिखो या 1 स्क्वायर लिखो सेम बात है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अरे यार यहाँ पे तो माइनस 1 स्क्वायर पे लिख देगा ना तो सेम ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। माइनस 1 स्क्वायर का क्या होगा 1 ही तो होगा नहीं, या फिर 1 स्क्वायर लिखोगे तो इसका मतलब क्या 1 है, तो ये आ जाएगा, दिस इज आंसर। बाकी आप तोड़ डाल के लिख लेना यार 1 + 9 + 4 कितना हो गया 14, तो नीचे रूट 14 हो गया, एन कैप ये होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है, क्या अच्छे समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपको पूछ लेता इस क्वेश्चन में इन द सेम क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता कि बताओ पी और क्यू में एंगल क्या होगा, पी और क्यू में एंगल क्या होगा। देखो एक तो एंगल निकालने का तरीका आपके पास डॉट प्रोडक्ट वाला था, याद है डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट से भी आप एंगल निकाल सकते हो। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, ए डॉट बी, यहाँ पे पी क्यू है तो घबराना मत, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, था या नहीं था, मॉडुलस लिखो या सिंपल ए लिखो बात सेम है, ये था एक कॉस्ट निकालने का तरीका। अच्छा इसी तरह देखो
आप एक चीज पढ़े थे ना, क्या पढ़े आप? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बोलो ए बी साइन थीटा। तो देखो यहाँ से साइन, यहाँ से थीटा निकाल सकते हो ना यार, ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन ए बी से साइन थीटा आ जाएगा ना। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप एंगल को निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप एंगल को निकाल सकते हो, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट से ऐसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसे निकालते हैं। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या किया कि ऊपर से उड़ गया? समझ में आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा बात मैं आपको बताया हूँ, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके पी और क्यू के बीच का एंगल बताओ, क्या बता सकते हो? क्या आप पी और क्यू के बीच का एंगल बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप यहाँ से पी क्रॉस क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। पी और क्यू के बीच का एंगल निकालो। अच्छा चलो इसका हम लोग अब, ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। कैसे निकालते हैं अच्छे से क्लियर है? याद रखना बेटा, क्रॉस भूल तुम लोग का प्रॉब्लम है ना, तुम लोग 1 वीक में लेक्चर भूल जाओगे यार, और आगे हम इसको यूज़ करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा फिर, तो भूलना नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आई जे के फॉर्म में होगा। निकालने का तरीका ये मेथड होता है। अच्छे से देखो, दोबारा देखो, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मतलब मुझे मैसेज करके बताओ सर मुझे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन और कर लूँगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप मैं बहुत स्लो पढ़ाया हूँ यार, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। अच्छा देखो, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो होगा आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो होता क्या है, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। तो एक चीज़ बताना आप, एक वेक्टर क्या है? ए है, मैं इसको लिख ले रहा हूँ ज्योमेट्रिकली, ठीक है। दूसरा वेक्टर मान लो बी है, क्या है? बी, लाइक दिस। एक वेक्टर क्या है? ए, दूसरा वेक्टर क्या है? बी, ठीक है। ये है, बीच का एंगल ले लो थीटा, ओके। इससे एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब समझते हो ना, जिसमें आमने सामने का साइड क्या हो? पैरेलल हो और इक्वल हो। पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा इस पैरेललोग्राम का? एरिया होता है क्या कि इस दोनों दो जो पैरेलल लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन डिस्टेंस सही हुआ ना, ये डिस्टेंस इनटू दिस साइड, यही होता है ना। अरे हाइट इनटू बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना भाई, बस। तो हाइट इनटू बेस, तो इसका एरिया निकालो। तो ये बी है, ये पूरा बी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंथ का बात करोगे तो ये लेंथ कितना होगा आपका? बी होगा। अबे लेंथ तो मैग्नीट्यूड ही ना होगा, लेंथ। और ये वाला लेंथ कितना होगा? ए होगा। साइड का लेंथ कितना होगा? ए। अरे ये ए वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहे तो वेक्टर फॉर्म में लिखे। अगर सिर्फ लेंथ का बात करें तो ये ए है और ये बी है ना, और बीच का एंगल थीटा है, तो ये पूरा लेंथ ए है और ये पूरा लेंथ बी है, बीच का एंगल कितना? थीटा है। तो बताओ यहाँ से जैसे प्रोजेक्शन डाले तो ये प्रोजेक्शन हुआ ना यहाँ से अब तक, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ तो? यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका? ये वाला कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा ना, और ये वाला कितना होगा? बी साइन थीटा। आपको मैं बताया था, आपको मैं, अरे यार तुम ये साइड लो, ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल को देखो ये पता है और एक एंगल पता है। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई अगर ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और ये थीटा है और ये मान लो ए है, ठीक है,
देखो थीटा के सामने वाला जो होता है ना वो ए साइन थीटा होता है, और थीटा के साथ जो साइड होता है वो होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ से निकाले भाई? हम निकाले नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाए हैं। मान लो इसको x मान लो और इसको y मान लो, अभी आप ये नहीं जानते हो, x y मान लो। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका? साइन थीटा बराबर क्या होगा बोलो? p बटे p ना, p बटे h ना, p अपॉन h, h ये है तो p अपॉन h, p कितना आपका x और h कितना आपका a। तो देखो x बराबर कितना हो गया आपका a साइन थीटा हुआ या नहीं हुआ? देखो x बराबर a साइन थीटा लिखे ना, उसी तरह कॉस थीटा को लोगों तो ये आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू a कॉस थीटा आएगा, यही इसी तरीके से आता है। ठीक है, समझ गए? ये b कॉस थीटा और b साइन थीटा कैसे लिखा है? ये हाइट कितना b साइन थीटा और ये हाइट कितना b कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हुआ बताना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितना है? b साइन थीटा, b साइन थीटा, और बेस क्या है बच्चों? a। अरे यार इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे तो हाइट इंटू बेस ना, बेस कितना a। मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ लेंथ का बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको एरिया निकालना है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ? लेंथ का। तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया a b साइन थीटा। याद है ए बी साइन थीटा कहा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या अच्छे से क्लियर हुआ? आप कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो क्या देगा आपको? वो जो दो वेक्टर से जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा था उसका एरिया देगा। तो याद रखें, क्या याद रखना आपको? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। एरिया ऑफ, यहां से मैं प्रूफ कर दिया हूं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, विच adjacent sides are vector a and vector b ठीक है, या नहीं तो आप ऐसा समझो ना, यहाँ से देखो एक और तरीका मैं बताता हूँ। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक, इसको बीच से इस तरह से कट करो तो ये देखो पूरा पैरेललोग्राम दो भागे बट गया ना, एक ट्रायंगल, एक इधर आधा ऊपर आधा। तो ये क्या देता है? एरिया ऑफ, सॉरी, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या देगा? ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो इस ट्रायंगल का डबल एरिया आएगा ना। जैसे देखो ये ए क्रॉस बी पूरा एरिया देगा यहाँ तक, अरे ये पूरा एरिया देगा ना। तो सिर्फ ट्रायंगल का बात करोगे तो ट्रायंगल का आधा एरिया देगा ना। अरे ए और बी एडजेसेंट साइड मानते हुए एक ट्रायंगल बनाओ, तो ए क्रॉस बी क्या हुआ? ए क्रॉस बी इस ट्रायंगल का डबल एरिया हो, सॉरी इस ट्रायंगल के एरिया का डबल आया ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए क्रॉस बी या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी दे दिया, और आपसे क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये बोल दिया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जिसका एडजेसेंट साइड ए और बी, मतलब दो फैक्टर को दिया हुआ है, तो वो क्या होगा? ए क्रॉस बी निकालोगे तो पूरा एरिया है ना। आपको सिंपली क्या करना है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इससे ट्रायंगल यही बनाना। एडजेसेंट साइड मानते हो ट्रायंगल बनाओगे तो यही बनेगा ना आपका ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अरे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया, अरे हाफ ऑफ पूरा एरिया, और पूरा एरिया कितना है? ए क्रॉस बी, तो हाफ ऑफ ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? तो देखो आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको ये याद रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिस दो वेक्टर का आप दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उस दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर ट्रायंगल के सेंस ये बोल सकते हो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे विच एडजेसेंट साइड्स और दैट वेक्टर क्या होगा, बराबर होगा हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एरिया में डायरेक्शंस का बात यहाँ पे करना बेवकूफ़ी होगा। वैसे एरिया होता है, डायरेक्शंस होता है एरिया में, ठीक है, ऐसा बात नहीं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समटाइम्स हम लोग एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं, बट वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर के नाम से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये सिंपल एरिया है, वो एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया को हम लोग वेक्टर बना के ही पढ़ते हैं। फिलहाल आपको एरिया को स्केलर ही समझना है, यहाँ पे आपको स्केलर समझना है एरिया को। ठीक है, तो क्या आपको मान लो आपको दो वेक्टर दे दिया, बोला क्या कि ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। क्या निकाल सकते हो, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, उसका मॉडुलस निकाल देना, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका मॉडुलस का हाफ लोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। कौन सा ट्रायंगल, जिसका एडजेसेंट साइड वो दो वेक्टर होगा, ए और बी, और ये प्रूफ था यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको इससे क्या पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपको कर देता हूँ, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करता हूँ। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया हो ना, तो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो ना। अरे एरिया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही तो निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। मैं उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन माइंड में आ गया वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। क्या आपको सुनो, तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आपको दे रखा है कि तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जैसे होता है ना, उस तरीके से। ठीक है, आपको निकाला है, पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहला आपसे ये पूछा, दूसरा आपसे पूछा, ये ऑप्शन फॉर्म में देगा, मैं ऑप्शन फॉर्म में नहीं दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, चौथा आपसे पूछा ए क्रॉस बी प्लस सी। मैं इसमें कोई दो ठो कर दूंगा, बाकी आपको करना है। समझे, ये चार क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना। आपको दे रखा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये वैसे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। पहला क्वेश्चन को लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। आपको क्या दे रखा है, ए बी सी क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो देखो मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी करो आप। बी क्रॉस सी क्या होगा आपका, मैं अगला टर्म लिख रहा हूँ। ए क्रॉस, पहले ब्रैकेट वाला करते हैं ना, बी क्रॉस सी करोगे तो बी क्रॉस सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन 90। साइन 91 होता है इसलिए साइन 90 नहीं लिख, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर ना, बी सी इंटू साइन 91 है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके 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 मतलब किसके परपेंडिकुलर होगा बता सकते हो, अरे बी और सी के परपेंडिकुलर होगा ना। देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। देखो ए ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, तीनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो बोला क्या बी सी के परपेंडिकुलर क्या होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ही तो है ना भाई। तो अरे यार इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए के डायरेक्शन में ही तो होगा ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। मान लो यहां से देखो ये बी है और ये सी है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ही तो है, ए ही है ना। तो देखो बी सी इंटू एन कैप होगा ना,
और ये एन कैप किधर किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ या तो ये ए के डायरेक्शन में होगा और इन अपोजिट डायरेक्शन होगा, और इन अपोजिट डायरेक्शन, मगर होगा क्या है, ए के ही डायरेक्शन में होगा। अरे नहीं समझे यार, देखो बी और सी और ए बी सी है ना, मान लो नीचे वाला बी सी है और ऊपर वाला ए है, ठीक है, बी क्रॉस सी की है, तो बी क्रॉस सी क्या हो सकता है आपका, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ए के डायरेक्शन में होगा या तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। अब देखो बी और सी तो कांस्टेंट है ना आपका, तो बी सी को बाहर ले लो, बी सी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ठीक है, ये कांस्टेंट है, मान लो 2 4 5 इस तरीके से कुछ, ठीक है, इनटू। अब देखो क्या करना है आपको, ए क्रॉस एन कैप करना है ना, देखो ए और एन कैप दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, या तो 0 डिग्री होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो 0 डिग्री होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो 180 डिग्री होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू साइन 0 या साइन 180, साइन 0 या साइन 180 कितना होता है 0, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला जो टर्म होगा इसका आंसर 0 आएगा ना, 0 वेक्टर, टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 वेक्टर आंसर। क्या समझ में आया आपको, क्या ये बात समझ में आया? आना चाहिए, इजी है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी है या नहीं है। अब देखो एक चीज देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे आप, तो ए डॉट, पहले तो ब्रैकेट वाला काम करते हैं ना, ब्रैकेट वाले का काम करो। अच्छा बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, ए डॉट बी इंटू क्रॉस ए डॉट सी, ऐसे मत कर देना, आप ऐसे मत सोचना ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस, बीच में क्रॉस, इसको ऐसे मत लिख देना, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी, इस तरह से मत लिखना, गलत है, ठीक है। हाँ अब देखो ए डॉट, पहले बी क्रॉस सी का काम करते हैं हम लोग, बी क्रॉस सी, बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल था 90, तो साइन 91, तो साइन 91 हो गया, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, इंटू एन कैप, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकालो, लिख लो, कांस्टेंट वाले टर्म्स को बाहर लिख लो, तो क्या होगा बी इंटू सी, और इंटू इधर क्या बचा ए डॉट एन कैप। अब देखो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होता है, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा, ए के पैरेलल में होगा या ए के एंटी पैरेलल होगा, मतलब ए से 0 डिग्री बना रहा होगा या फिर 180 डिग्री बना रहा होगा, यही हो सकता है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ए वेक्टर डॉट एन कैप, ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब देखो करोगे बी इंटू सी, अब देखो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बता दो, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए लिख लेते हैं वो, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर तो 1, इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना, कॉस ऑफ बीच का एंगल, कॉस ऑफ बीच का एंगल 0 होता है या फिर 180 होता है, तो 0 लोगे तो 1 आएगा, मतलब अगर 0 लोगे, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कॉस 180, दोनों ले सकते हो। अरे वो तो कंडीशन में डिपेंड करेगा ना कि 180 लेना है या 0 लेना है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो आप 0 या 180 किसी एक पे आंसर ला दो, आंसर मिल जाए, आंसर आपका सही है, ठीक है। या जो भी आंसर मतलब ऑप्शन में रहे वो आंसर मार के चले आना। 0 लोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी आंसर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, या नहीं तो आंसर क्या आएगा आपका, कॉस 180 लोग कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी। ऑप्शन जो भी ऑप्शन में मिले मार देना, अगर दोनों रहे तो ये वाला मारना, अगर दोनों रहे और सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन रहे तो ये वाला मारना, ठीक है। अगर ये वाला ना रहे, ये वाला रहे तो ये वाला मारना। अगर मान लो कि मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मतलब एक से अधिक सही है उस क्वेश्चन में, तो दोनों मार लेना, ठीक है। चलो ये था आपका ये 2 क्वेश्चन। अच्छा ये सब क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, मैं जैसे इस क्वेश्चन में हिंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हो तुम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिए। देखो ए डॉट बी, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90, अरे यार ए बी परपेंडिकुलर है आपस में, और ए सी क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, इसका भी 0, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0, तो आंसर क्या हो गया 0। इसी तरह इसका भी लिख लेना। क्या समझ में आया, ये जो लास्ट क्वेश्चन किया, क्या ये सब समझ में आया? आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है सब क्वेश्चन में, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए,
ठीक है, आज आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको जरूर बना लेना, ठीक है। और आज के लिए थैंक यू, और बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में लोग नेक्स्ट मतलब चीज़ स्टार्ट करेंगे। और जो भी वेक्टर में आपको डाउट्स है, मान लो कि वेक्टर अभी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दिक्कत होगा तो दिक्कत, फिर प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो हम लोग आगे जब वेक्टर आएगा तो उसमें जैसे मैं ये सब चीज़ को यूज़ करूँगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि ये सब चीज़ कहाँ से पढ़े थे, याद करवाऊँगा मैं आपको, 5, 10, 15 मिनट देकर के याद करवाऊँगा, फिर आगे मैं आपको सिखाऊँगा वहाँ पे। यहाँ पे मैं भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको कम करना मतलब करने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली वेक्टर पढ़ रहे हो। ये होता क्या है, यहाँ पे मोमेंटम कभी आएगा, कभी वेलोसिटी आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो जब वो सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा फील आएगा। बट एज ए मैथमेटिकल टूल्स हम लोग इसको यहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वैसे अगर आप मतलब क्लास में अगर होता तो ये सब टोटल मिला करके 30 से 40 दिन में आपका बेसिक मैथ्स सब पूरा अच्छे से मिला के ख़त्म हो जाता है आपका, ठीक है। ये तो सा लंबा चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन थोड़ा स्लो ही चलता है, ठीक है। क्योंकि आप भी तो 4 घंटा पढ़ने के लिए आते होगे, 1 घंटा पढ़ते होगे, 3 घंटा मस्ती करते होंगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका। बट टेंशन मत लेना, ख़त्म समय पर ही होगा, ठीक है, ख़त्म टाइम पर ही होगा। और आई होप आप इसको समझे होंगे अच्छे से। लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें से ये वाला पार्ट तो आईआईटी में पूछा हुआ, आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ इसको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर। चलो आज के लिए इतना ही, एंड मेहनत कीजिए और मोटिवेटेड रहो, एंड गुड लक।